छात्र मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। छात्रों, कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो कृति पत्रिका निर्धारित की गई है, उस कृति पत्रिका का चौथा विभाग है भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण, जो कि 14 अंकों के लिए पूछा जाता है। भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण में अनेक घटक सम्मिलित करने का उद्देश्य है भाषा शुद्धि, और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो अनेक घटक इस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं, उनमें से आज हम कारक इस टॉपिक की इस घटक की जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक यह घटक। अब कारक किसे कहा जाता है, यह समझने से पहले हम कुछ वाक्य देख लेते हैं। देखिए, यहाँ एक वाक्य पहला लिखा है, पुत्र पिता पत्र लिखा। अब इस वाक्य में देखिए, पुत्र पिता पत्र संज्ञाएं हैं, लिखा यह क्रिया है। अब इन संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत आगे का वाक्य देखिए, पुत्र ने पिता को पत्र लिखा। अब देखिए, पुत्र के बाद ने यह चिन्ह लगाया, पिता के बाद को यह चिन्ह लगाया, जिसके कारण हम पुत्र पिता पत्र लिखा इन शब्दों के बीच जो संबंध है वह संबंध हम समझ पा रहे हैं। पुत्र ने पिता को पत्र लिखा। आगे का वाक्य देखिए, मेरे घर बगल एक पेड़ है। अब इस वाक्य में देखिए, इन शब्दों के बीच जो संबंध है वह हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसके विपरीत आगे देखिए, मेरे घर के बगल में एक पेड़ है। अब इस वाक्य में घर इस संज्ञा के बाद के यह चिन्ह लगाया है, और इसी कारण यहाँ यहाँ ये जो सारे शब्द है, इन शब्दों का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध है वह संबंध हम समझ पा रहे हैं, उसका हमें बोध हो रहा है। तीसरा वाक्य देखिए, पेड़ नीचे एक दर्जी बैठा है। अब इस वाक्य में देखिए, पेड़ संज्ञा शब्द है, नीचे एक दर्जी बैठा है, तो बैठा है इस क्रिया का या अन्य शब्दों के साथ जो संबंध है या संज्ञा शब्दों के साथ जो संबंध है वह संबंध हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसके विपरीत आगे देखिए, पेड़ के नीचे एक दर्जी बैठा है, यानी पेड़ इस संज्ञा के बाद के यह चिन्ह लगाया, जिस कारण इस पेड़ संज्ञा शब्द का अन्य शब्दों के साथ तथा क्रिया शब्द के साथ जो संबंध है वह संबंध हम समझ पा रहे हैं, उस संबंध का हमें बोध हो रहा है। तो कारक की परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। एक है कर्ता कारक, पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। अब एक एक कारक की हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। कर्ता कारक, उसकी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण है पहला, रमा ने भोजन बनाया। अब बनाया यह क्या है, क्रिया है। अब यहाँ रमा और भोजन ये संज्ञा शब्द है। अब बनाया यह जो क्रिया है वह क्रिया किसके द्वारा हो गई है या किसने की है, रमा ने, यानी भोजन बनाने की क्रिया किसने की है, रमा ने। तो रमा ने यह है कर्ता कारक, यानी रमा यह जो कर्ता है, इस कर्ता के बाद या रमा यह जो संज्ञा है, इस संज्ञा के बाद ने यह कारक चिन्ह लग गया है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो चिन्ह लगते हैं उन्हें कहा जाता है कारक चिन्ह या विभक्ति प्रत्यय भी कहा जाता है। तो रमा इस संज्ञा के बाद ने यह कारक चिन्ह लगा है, जो कि कर्ता कारक की पहचान है। और दूसरी एक बात, भोजन बनाया, बनाया इस क्रिया से अगर आप प्रश्न पूछेंगे किसने बनाया, रमा ने, हमें उत्तर मिलता है रमा ने। तो इसीलिए रमा ने यह है कर्ता कारक।
दूसरा वाक्य, नौकर ने सफाई कर दी। अब देखिए, अब यहाँ सफाई करने की क्रिया किसने की है? नौकर ने, और इसीलिए नौकर ने यह कर्ता कारक है। और अगर आप अगर एक काम करते हैं कि अगर क्रिया से आप प्रश्न पूछते हैं, किसने किसने की? नौकर ने, उत्तर मिलता है नौकर ने। तो यह जो नौकर ने संज्ञा रूप है, यह संज्ञा रूप कर्ता कारक है। और नौकर इस संज्ञा के बाद ने यह कारक चिन्ह लगा है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि नौकर ने यह जो संज्ञा रूप है वह कर्ता कारक है। तीसरा वाक्य, कमला विद्यालय जाती है। अब जाती है, इस क्रिया से अगर आप प्रश्न पूछते हैं कौन विद्यालय जाती है, उत्तर मिलता है कमला। यानी जाने की क्रिया किसने की है? कमला ने। जाने का कार्य किसने किया है? कमला ने, और इसीलिए कमला यह है कर्ता कारक। लेकिन यहाँ जो कमला संज्ञा शब्द है उसके तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, क्योंकि यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में कर्ता के बाद ने यह कारक चिन्ह नहीं लगता। आगे उदाहरण देखिए, सोहम पतंग उड़ाता है। प्रश्न पूछे उड़ाता है क्रिया से, कौन पतंग उड़ाता है? सोहम, और इसीलिए कार्य किसने किया है? सोहम ने, और इसीलिए सोहम यह कर्ता कारक है। सोहम के बाद ने यह कारक चिन्ह नहीं है, क्योंकि यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अब आगे देखिए, यहाँ जो बॉक्स में दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कर्ता कारक में कारक चिन्ह ने होता है या तो शून्य यानी नहीं होता। और हमें क्रिया से कौन सा प्रश्न पूछना है? क्रिया से प्रश्न पूछना है या तो किसने या कौन। किसने या कौन, ये दो प्रश्न, दोनों में से कोई प्रश्न एक पूछते हैं तो जो उत्तर मिलता है वह होगा कर्ता कारक। आगे बढ़ते हैं, कर्म कारक, उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव यानी फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से अब यह जो परिभाषा है वह समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है, राम ने कुत्ते को मारा। अब देखिए, मारने की क्रिया जो है वह किसके द्वारा हो रही है? राम के द्वारा। लेकिन यहाँ मारने की क्रिया जो है किस पर हो रही है? कुत्ते पर। यानी क्रिया का फल जो है, क्रिया का प्रभाव कुत्ते पर हो रहा है, और इसीलिए कुत्ते को यह कर्म कारक है। यानी जो क्रिया है वह क्रिया किस पर हो रही है? कुत्ते पर, और इसीलिए कुत्ते को यह कर्म कारक है। कुत्ते, यह जो संज्ञा शब्द है उसके तुरंत बाद को यह कारक चिन्ह लगता है, और इससे ही हम पहचान लेंगे कि यह कर्म कारक है। दूसरा उदाहरण, विजय ने किताब को फाड़ा। अब फाड़ने की जो क्रिया है वह क्रिया का प्रभाव किस पर हुआ है? किताब पर, और इसीलिए किताब को यह कर्म कारक है। किताब, इस संज्ञा के तुरंत बाद को यह कारक चिन्ह लगा है, और ये उससे हमें पता चलता है कि किताब को यह कर्म कारक है। तीसरा उदाहरण देख लेते, श्यामा आम खा रही है। अब देखिए, खाने की क्रिया किस पर हो रही है? आम पर, और इसीलिए आम यह कर्म कारक है। चौथा वाक्य, सीता पत्र लिखती है। देखिए, यहाँ आप हम अगर देखते हैं कि यहाँ जो सीता है, सीता पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र, यानी लिखने की क्रिया किस पर हो रही है? पत्र पर, इसीलिए पत्र यह कर्म कारक है। और एक बात देखिए, अगर आप क्रिया से किसको यह प्रश्न पूछते हैं, देखिए, राम ने कुत्ते को मारा। किसको मारा? कुत्ते को। तो हमें जो उत्तर मिलेगा वह होगा कर्म कारक। विजय ने किताब को फाड़ा। किसको फाड़ा? किताब को। यानी वह जो उत्तर मिला है किताब को वह है कर्म कारक। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, श्यामा आम खा रही। क्या खा रही है? आम। क्या खा रही है? आम। तो आम यह कर्म कारक हुआ। सीता पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र। तो पत्र कर्म कारक हुआ। अगर आप क्रिया से किसको किसको या क्या ये प्रश्न पूछते हैं तो हमें कर्म कारक मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ चौकट में बताया गया है, कर्म कारक में कारक चिन्ह को होता है या तो शून्य यानी नहीं होता। देखिए, या तो को यह कारक चिन्ह होता है और कभी कभी को यह कारक चिन्ह नहीं होता।
तो यहाँ बताया गया है कर्म कारक में को यह कारक चिन्ह होता है तो कभी नहीं होता। क्रिया से आपको कौन से प्रश्न पूछने हैं, किसको और क्या। यहाँ क्या नहीं लिखा है, लेकिन अब मैं जो बता रही हूँ उसके अनुसार क्रिया से अगर आप किसको या क्या ये दो प्रश्न पूछने से जो आपको उत्तर मिलेगा वह होगा कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है करण कारक। उसकी परिभाषा पहले पढ़ लेते। करण का अर्थ साधन होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। अब यह जो परिभाषा है उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है, सलमा ने कैंची से कपड़ा काटा। अब देखिए यहाँ जो बताया गया है करण का अर्थ है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। अब देखिए या देखिए यहाँ जो क्रिया है, काटने की जो क्रिया है, कपड़ा काटने की क्रिया जो है वह किस साधन के द्वारा या किस साधन की सहायता से संपन्न हो रही है, कैंची से। यानी कैंची यह साधन जो है, इस साधन से यह क्रिया हो रही है और इसीलिए कैंची से यह करण कारक है, क्योंकि क्रिया संपन्न हो रही है साधन की सहायता से। कैंची यह साधन है, इस साधन की सहायता से क्रिया हो रही है। कैंची इस संज्ञा के बाद से यह कारक चिन्ह लगता है करण कारक में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, माँ ने चाकू से सब्जी काटी। अब क्रिया से आप प्रश्न पूछिए कि माँ ने चाकू से सब्जी काटी। किससे काटी? चाकू से। यानी चाकू इस साधन से क्रिया संपन्न हो रही है और इसीलिए चाकू से यह कारण कारक है। तीसरा उदाहरण है, शिवम के द्वारा गृह कार्य किया गया। किसके द्वारा किया गया? शिवम के द्वारा। यानी क्रिया संपन्न हो रही है किसके साधन के द्वारा? किसके द्वारा? शिवम के द्वारा, और इसीलिए शिवम के द्वारा यह करण कारक है। चौथा उदाहरण है, वे बस द्वारा आगरा गए। आप प्रश्न पूछिए किसके द्वारा? बस द्वारा, और इसीलिए यहाँ बस द्वारा करण कारक है क्योंकि बस इस माध्यम का, इस साधन का उपयोग किया गया है। इस साधन की सहायता से क्रिया संपन्न हुई और इसीलिए इस वाक्य में बस द्वारा यह करण कारक है। देखिए यहाँ बताया गया है करण कारक में से या के द्वारा ये कारक चिन्ह होते हैं। संज्ञा के बाद से या संज्ञा के बाद के द्वारा ये कारक चिन्ह होते हैं करण कारक में। और क्रिया से आपको प्रश्न पूछना है किससे या किसके द्वारा। ये दो प्रश्न पूछने से या इन दोनों में से प्रश्न एक पूछने से आपको करण कारक का उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा है संप्रदान कारक। अब देखिए यहाँ इसकी परिभाषा हम पहले पढ़ लेते हैं। परिभाषा है कि संप्रदान का अर्थ होता है देना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कुछ देने का भाव सूचित होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। या और एक परिभाषा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है उस शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है, माताजी ने भिखारी के लिए खाना दिया। अब देखिए क्रिया जो है वो कौन से संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जा रही है। देखिए यहाँ खाना देने की क्रिया किसके लिए हो रही है? भिखारी के लिए, और इसीलिए भिखारी के लिए यह संप्रदान कारक है। और दूसरा और जो क्ल्यू है इस प्रकार है कि दिया यानी देना, देने का जो भाव है वह देने का भाव यहाँ सूचित होता है। भिखारी के लिए खाना दिया और इसीलिए भिखारी के लिए यह संप्रदान कारक है। भिखारी इस संज्ञा के बाद के लिए यह कारक चिन्ह जब यहाँ लगा है और इसीलिए भिखारी के लिए यह संप्रदान कारक है। आगे, मैं दवाई के लिए मेरठ गया। अब क्रिया, जाने की क्रिया जो है किसके लिए की जा रही है? दवाई के लिए, और इसीलिए दवाई के लिए यह संप्रदान कारक है। तीसरा वाक्य है, राजा ब्राह्मण को धन देता है। अब देने की क्रिया जो है
वह देने की क्रिया किस पर हो रही है? ब्राह्मण को, यानी देने का भाव यहाँ सूचित होता है और इसलिए ब्राह्मण को यह संप्रदान कारक है। ब्राह्मण इस संज्ञा के बाद को यह कारक चिन्ह लगा है। बच्चों देखिए, कर्म कारक में भी को यह कारक चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ संप्रदान कारक में भी को यह कारक चिन्ह है, संज्ञा के बाद कारक चिन्ह को आता है, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है, संप्रदान कारक में जो को संज्ञा के बाद कारक चिन्ह आता है, जिसमें जो क्रिया होती है उस क्रिया में देने का भाव सूचित होता है, तब वह जो संज्ञा रूप होगा वह संप्रदान कारक होगा, जब देने का भाव होता है तब। अन्यथा अगर संज्ञा के बाद को यह कारक चिन्ह जब लग जाता है तब वह कारक होगा कर्म कारक। चौथा वाक्य है, पीड़ितों को कंबल दो। अब देखिए, देने का भाव सूचित हो रहा है, दो यानी देने का भाव इस क्रिया से सूचित हो रहा है और इसीलिए पीड़ितों को यह संप्रदान कारक है। अब देखिए, यहाँ हमने देख लिया कि संज्ञा के बाद के लिए यानी भिखारी, इस संज्ञा के बाद के लिए दवाई, इस संज्ञा के बाद के लिए ब्राह्मण, संज्ञा के बाद को, पीड़ितों, इस संज्ञा के बाद को, ये कारक चिन्ह लगे हैं। तो हम यहाँ याद रखेंगे, संप्रदान कारक में को या के लिए ये कारक चिन्ह होते हैं और क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है किसके लिए और किसको। आगे बढ़ते हैं, अपादान कारक। परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। रेलगाड़ी स्टेशन से चल पड़ी। देखिए, परिभाषा में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या निकलने, डरने, तुलना करने का भाव प्रकट हो। अब देखिए, यहाँ रेलगाड़ी स्टेशन से चल पड़ी, यानी रेलगाड़ी जो है वह स्टेशन से निकली, यानी स्टेशन से निकलने का भाव यहाँ प्रकट होता है। स्टेशन से इस संज्ञा शब्द से निकलने का भाव प्रकट होता है, इसीलिए यह क्या है? स्टेशन से अपादान कारक है। या आप इतना भी याद रख सकते हैं कि जब एक वस्तु अलग हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाती है, अलग होने का जो भाव जिस संज्ञा शब्द से प्रकट होता है वह संज्ञा का रूप होता है अपादान कारक। दूसरा देखिए, गिलास हाथ से गिर गया, यानी गिलास जो हाथ में था वह गिर गया, यानी अलग हो गया और इसीलिए हाथ से यह अपादान कारक है। आगे देखिए, यतीम शेर से डर गया। अब इस वाक्य में देखिए, यतीम शेर से डर गया, यानी डरने का भाव है और इसीलिए शेर से यह अपादान कारक है। चौथा है, पिताजी दफ्तर से घर लौटे। अब दफ्तर से यह अपादान कारक है क्योंकि पिताजी दफ्तर से क्या हो गए? अलग हो गए और इसीलिए दफ्तर से यह अपादान कारक है। देखिए बच्चों, से यह जो कारक चिन्ह यहाँ है, संज्ञा के बाद से यह कारक चिन्ह आया है, लेकिन इसके पहले हमने सीखा है करण कारक में भी से यह कारक चिन्ह होता है, लेकिन करण कारक में हमें यह याद रखना है कि क्रिया किसी साधन की सहायता से संपन्न होती है। यहाँ किसी साधन की सहायता नहीं ली गई है, बल्कि इस से अलगाव यानी अलग होने का भाव प्रकट होता है या निकलने का भाव प्रकट होता है और इसीलिए यहाँ जो से है वह अपादान कारक का से है। देखिए, यहाँ जो नोट दी गई है, कारक चिन्ह कौन सा होता है? से। और क्रिया से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? कहाँ से। देखिए, प्रश्न पूछे क्रिया से, रेलगाड़ी स्टेशन से चल पड़ी। कहाँ से चल पड़ी? स्टेशन से। गिलास हाथ से गिर गया। कहाँ से गिर गया? हाथ से। यतीम शेर से डर गया। अब यहाँ किससे डर गया? शेर से, लेकिन शेर से डर गया इस वाक्य में डरने का भाव प्रकट हो रहा है और इसीलिए शेर से ही अपादान कारक है। पिताजी दफ्तर से घर लौटे। कहाँ से लौटे? दफ्तर से। आगे बढ़ते हैं, संबंध कारक।
संबंध कारक की परिभाषा पढ़ लेते। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते। पहला उदाहरण है, मोहन का भाई मेरे घर आया। अब देखिए, यह जो का कारक चिन्ह है, अगर हम नहीं लगाते तो देखिए, मोहन भाई मेरे घर आया, यानी हमें मोहन का और भाई का जो संबंध है वह हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन का यह जो कारक चिन्ह है, इस कारक चिन्ह के कारण मोहन भाई, ये जो दो संज्ञाएं, इन दो संज्ञाओं के बीच जो संबंध है वह संबंध हम समझ पा रहे। का इस चिन्ह के कारण, यानी मोहन का इस संज्ञा रूप के कारण हम क्या समझ पा रहे हैं, भाई से मोहन का क्या संबंध है वह समझ पा रहे हैं। और इसीलिए मोहन का यह जो संज्ञा रूप है वह है संबंध कारक। संज्ञा के बाद का यह कारक चिन्ह जब लगता है तब वह संज्ञा रूप होता है संबंध कारक। दूसरा उदाहरण है, इंदिरा जी नेहरू जी की पुत्री थे। अब देखिए, नेहरू जी की यह संबंध कारक है, क्योंकि नेहरू जी और इंदिरा जी के बीच जो संबंध है वह संबंध हमें पता चलता है नेहरू जी की इस संज्ञा रूप के कारण, यानी इंदिरा जी नेहरू जी की पुत्री थे। तो इंदिरा जी और पुत्री, इन दो शब्दों के बीच, संज्ञा शब्दों के बीच जो संबंध है वह समझ में आता है नेहरू जी की इस संज्ञा के रूप के कारण। और संज्ञा के बाद कौन सा कारक चिन्ह लगा है, की। तीसरा वाक्य, रेखा के दो लड़के हैं। अब देखिए, रेखा के दो लड़के हैं, तो यहाँ रेखा और लड़के, इन दो संज्ञाओं के बीच जो संबंध है वह संबंध हमें समझ में आ जाता है रेखा के इस संज्ञा के रूप के कारण, और इसलिए रेखा के यह संज्ञा रूप है संबंध कारक। चौथा है, मेरी पुस्तक मेज पर है। अब यहाँ देखिए, मेरी यह जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम का पुस्तक और मेज, इन संज्ञा शब्दों के साथ जो संबंध है वह समझ में आ रहा है मेरी इस सर्वनाम के कारण। मेरी पुस्तक मेज पर है। किसकी पुस्तक, मेरी पुस्तक। आगे देखिए, पांचवा है, मेरा नाम मधु है। मेरा यह संबंध कारक है, क्योंकि मेरा इस संबंध कारक के कारण, संज्ञा रूप के कारण अन्य शब्दों के साथ जो संबंध है वह हमें यहाँ समझ में आ रहा है, उसका बोध हो रहा है। देखिए, यहाँ देखिए क्या बताया गया है। संबंध कारक में का, की, के ये कारक चिन्ह होते हैं, और रा, री, रे ये कारक चिन्ह संबंध कारक में होते हैं। और हमें प्रश्न जो पूछना है क्रिया से, किसका, किसकी, किसके। किसका भाई, मोहन का। किसकी पुत्री, नेहरू जी की पुत्री। किसके लड़के, रेखा के लड़के। मेरी पुस्तक मेज पर है। किसकी पुस्तक, मेरी। मेरा नाम मधु है। किसका नाम, मेरा नाम। तो इस प्रकार हमने यहाँ संबंध कारक की जानकारी ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। अब यहाँ क्या बताया गया है कि क्रिया के आधार का बोध जिस संज्ञा के रूप से होता है। अब छत यह संज्ञा है और इसके बाद तुरंत चिन्ह लगा है पर। अगर हम इस संज्ञा रूप से जो क्रिया है, इस क्रिया से प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ खेल रहे हैं, छत पर, यानी यहाँ इस छत पर संज्ञा के रूप के कारण क्रिया का जो आधार है, यानी क्रिया कहाँ हो रही है, छत पर। तो इस छत पर इस संज्ञा रूप से क्रिया के आधार का हमें बोध होता है। या आप अच्छी तरह से एक काम कीजिए कि यहाँ क्रिया से प्रश्न पूछिए। बच्चे छत पर खेल रहे, कहाँ खेल रहे हैं, छत पर। तो छत पर यह हो गया अधिकरण कारक। बंदर डाल पर बैठा है, कहाँ बैठा है, डाल पर, यानी हमें क्रिया के स्थान का, क्रिया के आधार का हमें पता चलता है और इसीलिए डाल पर यह अधिकरण कारक है। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे, कहाँ मचा रहे हैं, कक्षा में, यानी स्थान का पता चलता है, क्रिया के आधार का यहाँ हमें बोध होता है और इसीलिए कक्षा में यह अधिकरण कारक है।
चौथा उदाहरण है अलमारी में कपड़े रखे। कहाँ रखे हैं? अलमारी में, यानी अलमारी में इस संज्ञा रूप के कारण हमें क्रिया के आधार का बोध होता है और इसीलिए छत पर, डाल पर, कक्षा में, अलमारी में ये अधिकरण कारक है। देखिए यहाँ लिखा है, ये अधिकरण कारक में कारक चिन्ह कौन से होते हैं? में, पर, ये कारक चिन्ह होते। और क्रिया से कौन सा प्रश्न पूछना है? कहाँ। कहाँ प्रश्न क्रिया से पूछने से हमें अधिकरण कारक प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। संबोधन कारक। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन यानी संबोधित करना, किसी को पुकारना। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है एक, अरे वह गिर गया। अब अरे यह संबोधन कारक है क्योंकि यहाँ अरे से भाव प्रकट होता है। संबोधन कारक वे भी होते हैं जिन शब्दों से भाव प्रकट होते हैं, उन्हें भी संबोधन कारक कहा जाता है। अरे इस शब्द से क्या हो रहा है? हमें भाव प्रकट हो रहा है और इसीलिए अरे यह संबोधन कारक है। हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे भगवान यानी भगवान को पुकारा गया है, संबोधित किया गया और इसीलिए हे भगवान यह संबोधन कारक है। भाइयों और बहनों, हम सब भारतीय है। भाइयों और बहनों, तो उन्हें संबोधित किया गया है, पुकारा गया है और इसीलिए भाइयों और बहनों यह संबोधन कारक है। अब यहाँ संबोधन कारक में कौन से कारक चिन्ह होते हैं? हे, अरे, हऊ और या जो नाम, किसी व्यक्ति का नाम भी संबोधन कारक में आ जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ कारक के ये जो 8 भेद देखे हैं, अब ये जो जानकारी मैंने आपको विस्तृत रूप से दी है, वह जानकारी अगर आप ठीक से याद नहीं रख पाते हैं तो उसके लिए एक मैंने यहाँ तालिका बनाई गई है। इस तालिका को अगर आप याद रखते हैं, बाय हार्ट करते हैं तो कारक यह टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए आपको कैसे बाय हार्ट करना है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काकी के रेरारी अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, अहो। इस प्रकार अगर आप बाहर करते हैं यह तालिका तो आप कारक टॉपिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। देखिए इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में दिए जाते हैं। सूचना दी जाती है, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। देखिए पहला वाक्य है, हम बिल्ली से तंग आ गए। देखिए उत्तर है बिल्ली से। अब देखिए बिल्ली से यह क्या है? करण कारक है। देखिए दूसरा वाक्य, सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। कहाँ गया? रसोई में, और इसीलिए यह है अधिकरण कारक। में जब कारक चिन्ह आता है संज्ञा के बाद तब वो होता है अधिकरण कारक। से यह कारक चिन्ह जब संज्ञा के बाद होता है तब वह होता है करण कारक। अब यहाँ देखिए से यह जो अपादान कारक नहीं है, बिल्ली से तंग आ गए, यानी यहाँ बिल्ली से यह जो है वह साधन या माध्यम है और इसीलिए बिल्ली से यह करण कारक है, ना कि अपादान कारक। अपादान कारक में अलग होने का भाव प्रकट होता है। तीसरा वाक्य, कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, तो यहाँ लफ्ज़ों के संबंध कारक है। चौथा है, मैं सीमा को पढ़ाता हूँ। अब देखो सीमा को कर्म कारक, किसको पढ़ाता हूँ? सीमा को, और सीमा इस संज्ञा शब्द के बाद कौन सा कारक चिन्ह लगा है? को, और इसीलिए यह है कर्म कारक। पांचवा है उदाहरण, यह मैदान बगीचे के लिए है। किसके लिए? बगीचे के लिए, यानी संज्ञा के बाद के लिए यह चिन्ह लगाया तो वह हो गया संप्रदान कारक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। अब इस वाक्य में देखिए वैज्ञानिकों ने कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ अगर हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं कि किसने मेरे बारे में सुना? वैज्ञानिकों ने, और संज्ञा के बाद कौन सा कारक चिन्ह आया है? नहीं, तो वह हो गया कर्ता कारक। सातवां उदाहरण है, शेर झाड़ी से बाहर निकल पड़ा। अब झाड़ी से अपादान कारक, क्योंकि यहाँ झाड़ी से शेर अलग हो गया है और इसीलिए झाड़ी से यह अपादान कारक
है अपादान कारक में अलग होने का भाव प्रकट होता है। सातवां है मोहन तुम कहाँ थे। मोहन को संबोधित किया गया है, उसे पुकारा गया है और इसीलिए मोहन यह संबोधन कारक है। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि जो स्पष्टीकरण मैंने कारक के संबंध में दिया है उससे आपको यह घटक, यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद छात्रों।